शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी, तो इस सब से 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सब से बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तेमुजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया, जिसके बाद तेमुजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तेमुजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा, लेकिन फिर तेमुजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तेमुजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक आज दुनिया में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान आता है, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान और ऑफ कोर्स इमरान खान। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम सा मुल्क है और उस जमाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए चंगेज खान के इस एम्पायर के बनने के बाद भी मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम है। और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी है कि वो लोगों के सर काट कर उसके पिरामिड्स बनाया करता था। लेकिन ये जुल्म चंगेज खान का कोई शौक नहीं था, इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर 10 से 100 और फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 के ग्रुप्स। नाउ चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक रूल बनाया था कि हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाए तो उसके ग्रुप के बाकी 9 लोगों के सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने नहीं देते थे और जो भी भागने की कोशिश करता था उसे उसकी आर्मी खुद ही मार देती थी। इसके अलावा चंगेज खान ने जस्टिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर में किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करे और पकड़ा जाए, उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस करने होंगे और अगर वो वापस ना कर सका तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको मार दिया जाएगा। इस तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगी और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज़्म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसीलिए उसने ख्वारिज़्म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा। लेकिन ख्वारिज़्म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा, लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेजर को कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के हर कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज खान को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और अब उसकी इज्जत का सवाल भी, तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़्म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू हुई। चंगेज खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज़्म की इस पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया और हर सिटी को फतह करने के बाद वहाँ की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए और फिर उनके पिरामिड्स बनाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि चंगेज खान से फड्डा लेना कोई आसान काम नहीं है। चंगेज खान के हमले से पहले ख्वारिज़्म एम्पायर, जिसमें आज अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे इलाके हैं, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख के करीब थी और चंगेज खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई थी। मतलब चंगेज खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। इन इलाकों को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलियन एम्पायर और भी बढ़ती गई और ऊपर रशिया को भी फतह कर लिया। लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज खान फौत हो और अपने बाद अपने बेटे उगुदाई को सबका बादशाह बनाया और अपनी पूरी एम्पायर को अपने बेटों में डिवाइड कर दिया। लेकिन चंगेज खान के जाने के बाद भी मंगोल एम्पायर हर तरफ फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की
और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी थी। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त के मुसलमान यूनाइट होकर मंगोल से लड़ते, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतने फिरकों में डिवाइड हो चुके थे कि मंगोल एम्पायर से लड़ने से ज्यादा वो एक दूसरे से डिबेट्स और मुनाजरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और फिर आखिर 1258 बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद हमेशा के लिए खत्म। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाए फुरात का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिन तक बिल्कुल रेड, और रेड कलर के बाद यूफ्रेटिस रिवर का कलर ब्लैक हो गया, क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसकी सारी किताब जलाकर राख कर दी और उन्हें दरिया में फेंक दिया, जिसकी वजह से दरियाए फुरात का कलर कई महीने तक बिल्कुल ब्लैक। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी भी नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट्स को भी खतरा, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत, ममलूक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोल्स के पास चला जाता, तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया था कि ये मंगोल ही असल में याजूज माजूज और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार दिया गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहाँ से वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा, और आखिर फलस्तीन में एन जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एन जालूत इलाका फलस्तीन में, और इसे एन जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए रोक दिया। मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये थी मंगोल और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, जो आखिर एन जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंगोल्स का कंट्रोल था और उन्हें दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मंगोल यहाँ के रिलीजन इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुए कि सारा मंगोल खानदान जो इन इलाकों में आबाद था मुसलमान हो गया और ये सारे इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में। अगर आप चंगेज खान की औलाद के सारे नाम दें तो पहले इन सारों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि ओगोदाय, जोची, हलागू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज खान की औलाद में से। हजरत उमर और चंगेज खान में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाए, लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि आज चंगेज खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है।